Okay, hello everyone. Today's topic is liability. हम चैप्टर सेकंड क्लास 11th बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लाइबिलिटी जो टर्म है उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं. क्लियर है? लाइबिलिटी क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम अपनी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइबिलिटी? लाइबिलिटी होती क्या है, क्या चीज है लाइबिलिटी? ओके, सो अगर हम देखें तो लाइबिलिटी का क्या मतलब है. लाइबिलिटी का मतलब है कर्जा. सिंपल. पहले हिंदी में समझो अच्छे से. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का मतलब हमारे बिजनेस के ऊपर जो कर्जा है, हमारे बिजनेस के ऊपर जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, वो ही लाइबिलिटी है बेसिकली. गेट इट? सो क्या है लाइबिलिटी? लाइबिलिटी मीन्स बिजनेस के ऊपर जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, दैट इज लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी मीन्स हमारे बिजनेस के ऊपर जो कर्जा है, बिजनेस के ऊपर, उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं. जो हमें फ्यूचर में क्या करना है, पे करना है, और जो हमें फ्यूचर में पे करना है. तो सिंपली लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया? लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस. क्या मतलब है लाइबिलिटी का? अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस. ठीक है? सो लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस. बिजनेस को जो अमाउंट फ्यूचर में पे करना है, वो ही हमारे लिए लाइबिलिटी है. अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस. ठीक है, दिख रहा है आपको? अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस. क्लियर? ओके. सो क्या मीनिंग हुआ लाइबिलिटी? लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल. पेएबल मीन्स विच इज टू बी पेड इन फ्यूचर, विच इज पेएबल इन फ्यूचर. लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस. हमारे बिजनेस के ऊपर जो अमाउंट हमारे ऊपर कर्जा है, एंड वी हैव टू पे दिस इन फ्यूचर, दैट इज लाइबिलिटी फॉर अस. जो अमाउंट हमें फ्यूचर में किसी को पे करना है, वही हमारे ऊपर, हमारे लिए लाइबिलिटी है. वही हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है. क्लियर है? तो लाइबिलिटी का मीनिंग क्लियर हुआ. अब सर ये लाइबिलिटी क्रिएट कैसे होती है, हमें क्यों पे करना है किसी को फ्यूचर में? देयर आर सो मेनी रीजंस. क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सर हमने मार्केट से जो गुड्स है, जो स्टॉक है, वो गुड्स हमने परचेज किया था, एंड वी हैव टू ऑप्शंस. हम गुड्स दो तरह से परचेज कर सकते हैं, या तो कैश बेसिस पे और जनरली क्रेडिट बेसिस पे. तो जनरली हमारे पास दो रीजंस होते हैं, या तो आप कैश बेसिस पे कर लो, और या फिर आप क्रेडिट बेसिस पे कर लो. क्रेडिट बेसिस का मतलब उधार पर परचेज करना. क्लियर है? सो अगर हमने गुड्स उधार पे परचेज किया है, जैसे हमने 1 मंथ के लिए गुड्स उधार परचेज किया, तो आफ्टर 1 मंथ वी हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू अ क्रेडिटर. क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा. क्रेडिटर मतलब जिससे गुड्स खरीदा हमने उधार, है ना? तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी हुआ 1 लाख रुपीज. ऐसे ही हमने बैंक से लोन लिया है ना, या किसी और से हमने अमाउंट बोरो अप किया, बैंक से चाहे किसी और से. ठीक है? तो अगर हमने लोन लिया है, पैसा उधार लिया है, तो ये पैसा हमें वापस चुकाना पड़ेगा फ्यूचर में. हाँ, चुकाना पड़ेगा. तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, बिकॉज दिस इज टू बी पेड इन फ्यूचर, या इट विल बी पेड इन फ्यूचर. ओके. सो लाइबिलिटी का मतलब हो गया वो अमाउंट जो हमारे बिजनेस को फ्यूचर में पे करना है, और जो हमारे बिजनेस के लिए पेएबल अमाउंट है, वो ही हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है. और ये क्यों पे करना पड़ता है? ये पे करना पड़ता है उधार के कारण, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के कारण. या तो आपने गुड्स उधार परचेज किया होगा, आपने गुड्स उधार परचेज किया होगा क्रेडिट बेसिस पे, या आपने कोई सर्विसेज ली होगी क्रेडिट बेसिस पे, है ना, और या आपने कोई लोन लिया होगा. और भी इसके कई रीजन है जो फर्दर हम अपनी क्लास में क्लियर करेंगे. ठीक है? तो चलिए, तो चलें अपन ऊपर और देखें इसका मीनिंग क्या होता है लाइबिलिटी का. तो मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पे लेके आता हूं, आप इसको देखो अच्छे से. क्या मीनिंग है लाइबिलिटी का? लाइबिलिटी मीन्स, लाइबिलिटी का मीनिंग है, लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट. लाइबिलिटी वो अमाउंट है जो हमें पे करना है. किसको?
बिजनेस को पे करना। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल, और पेएबल अमाउंट को हम ओड भी बोलते हैं, OWED, है ना, पेएबल बोल दो या ओड बोल दो, बाय द बिजनेस। लाइबिलिटी वो अमाउंट है जो बिजनेस को चुकाना है, फ्यूचर में पे करना है, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज? लाइबिलिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। सो टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, फर्स्ट टाइप इंटरनल लाइबिलिटी, सेकंड टाइप एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कौन सा? लाइबिलिटी दो तरह की होती है, इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरी कौन सी है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का एग्जांपल क्या है? कैपिटल। जो कैपिटल होता है वो इंटरनल लाइबिलिटी का एग्जांपल होता है ना? किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, है ना, ध्यान रखना इसका, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, वेट अ मिनट, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हमारे लिए? सो फाइनली लाइबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इंटरनल लाइबिलिटी, सेकंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी में क्या आता है? इंटरनल लाइबिलिटी में कैपिटल आता है, कैपिटल कम्स अंडर द इंटरनल लाइबिलिटी। एज पर व्हाट कॉन्सेप्ट? एज पर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन कि क्या होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक एक चीज सारी क्लियर करेंगे यहाँ जो भी स्क्रीन पे आपको शेयर कर रहा हूं मैं। नाउ द second number liability is external liability. This is the second type of liability, and external liability further divided into two parts, first non-current liability and the second current liability. I repeat again, external liability further divided into two parts, non-current liability and current liability. What is the non-current liability? Non-current liability is that liability which is payable, listen carefully, which is payable within 12 months, जो हमें which is payable after 12 months, non-current liability is that liability which is payable after 12 months, ऐसी liability जो हमें 12 months after pay करनी है ना, after a period of more than 12 months, I mean to say 12 months after, वो हो सकता है immediately 12 months after, ठीक है, या 18 months after, या 2 years after, 3 years after, यानी आफ्टर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ्स, यानी 12 मंथ से ज्यादा किसी भी टाइम पीरियड के लिए अगर हमें कोई लाइबिलिटी पे करनी है, वो हमारे लिए क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ्स। जैसे मैंने अगर 2 साल के लिए लोन लिया है, तो ये लोन मुझे 1 साल बाद कभी भी पे करना है ना, साल भर बाद पे करना, साल भर के अंदर तो पे नहीं करना ना, तो this loan is payable after a period more than 12 months. That's why it comes under the non-current liability. And what is the current liability? Current liability is that liability which is payable within 12 months. ऐसी कोई liability, ऐसा कोई amount जो हमें 12 months के अंदर अंदर, एक accounting period के अंदर अंदर पे करना है, that is called current liability. Getting my point? All right. So let's recap it. Liabilities are of two types: internal liability, external liability. Internal liability, example capital. What concept? As per the business entity concept. External liability का मतलब वो अमाउंट जो हमें किसी आउटसाइडर को पे करना है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। दिस इज ऑफ टू टाइप्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। व्हाट इज द नॉन करंट लाइबिलिटी? नॉन करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो 12 मंथ्स के बाद कभी भी पे करना है, वो हमारे लिए नॉन करंट लाइबिलिटी है। एंड दैट लाइबिलिटी विच इज पेएबल विद इन 12 मंथ्स, दैट इज करंट लाइबिलिटी। जो 12 मंथ्स के अंदर पे करना, उसको हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है? सो बोलो फटाफट से यहां तक का अच्छे से क्लियर। चलिए अब हम इसको और फर्दर वन बाय वन और अच्छे से डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी का मीनिंग क्लियर है क्या? लाइबिलिटी वो अमाउंट है जो हमारे बिजनेस को फ्यूचर में किसी को भी पे करना है। Liability is that amount which is payable by the business in the future, जो हमें फ्यूचर में कभी किसी को चुकाना है, पे करना है। तो liability means amount payable
और ओड बाय द बिजनेस। ओके, और ये किस कारण बनता है? ये बनता है या तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के कारण, ठीक है, या क्रेडिट सर्विसेज परचेज करने के कारण, या लोन्स के कारण, और इट मे बी सम अदर रीजन। चलिए, सो लायबिलिटी के टाइप्स कितने हो गए? हम गलती से बोलते थे नॉन करंट और करंट लायबिलिटी, कभी मत बोलना। लायबिलिटी मेनली टू टाइप्स की होती है, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी फर्दर टू टाइप्स की है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के दो टाइप्स कौन से हो गए? इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के फर्दर दो टाइप्स हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। क्लियर? चलिए, अब मैं वन बाय वन आपको इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है? सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। लायबिलिटी में हमने देखा था कि लायबिलिटी दो टाइप्स की होती है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में आता है कैपिटल। तो अब हम आज की क्लास में कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। कैपिटल क्या है? कैपिटल, एज यू नो, कैपिटल वो अमाउंट है, वो मनी है, वो वैल्यू है जो ऑनर ने बिजनेस में क्या करी है? इन्वेस्ट करी है। बात समझ में आ रही है? जैसे ये हमारा बिजनेस है, ओके, और यहां पर है ऑनर। बिजनेस में मनी कौन इन्वेस्ट करता है? ऑनर, जिसको हम प्रोपराइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर। ऑनर ने बिजनेस में जो भी अमाउंट लगाया है उसको हम कैपिटल बोल देते हैं। लेट अस अज्यूम ऑनर इन्वेस्टेड ₹10 लाख इनटू द बिजनेस। ऑनर ने बिजनेस में 10 लाख रुपीस लगाया है, तो ये 10 लाख रुपीस क्या हो गया? ये 10 लाख रुपीस हो गया कैपिटल। ओके, so finally we can conclude whatever the amount invested by the owner into the business is called capital. What is the capital? Capital is that amount which is invested by the owner into the business. This is capital. Okay, capital क्या है? capital वो amount है जो ऑनर ने बिजनेस में, इस बिजनेस में क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। कैपिटल वो अमाउंट है जो ऑनर ने, ये जो आपका ऑनर है, इसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। क्लियर है? बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। गेटिंग माय पॉइंट? सो कैपिटल, लुक एट हियर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। वेट, ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल? कैपिटल इज दैट अमाउंट, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ऑनर। कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है, और किसने इन्वेस्ट किया है? ऑनर ने इन्वेस्ट किया है। क्लियर? ओके, तो ऑनर ने, यहां पर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, ऑनर ने बिजनेस में कितने रुपए लगाए? सर 10 लाख रुपीस लगाए। तो ये 10 लाख रुपीस जो लगाए हैं बिजनेस में, ये जो है ये कैपिटल है। ओके, अब कैपिटल किस किस फॉर्म में हो सकता है? आप बिजनेस के अंदर कैपिटल को दो तरह से लगा सकते हो। एक तो कैश की फॉर्म में, जैसे हमने रुपए लगाए, और दूसरी फॉर्म है एसेट की फॉर्म में, फिक्स्ड एसेट की फॉर्म में। तो इट कैन बी इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड इन द फॉर्म ऑफ एसेट। कैपिटल कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में? इट कैन बी इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के रूप में, या एसेट के रूप में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है ना, ये मेरा बिजनेस है, और इसके अंदर मैंने, ये प्रोपराइटर हो गया, ऑनर हो गया, इसके अंदर ये जो हमारा ऑनर है, इसने कैश लगाया। कितने रुपए कैश लगाया इसने? इसने कैश लगाया है 20 लाख रुपीस। ओके, कितना कैश लगाया? 20 लाख रुपीस। दिख रहा है आपको? 20 लाख रुपीस कैश लगाया, ये कैपिटल है। ऑनर अपनी तरफ से बिजनेस में जो कुछ भी लगाता है, किसी और से उधार लेके नहीं, खुद की तरफ से, ऑनर जो भी अमाउंट बिजनेस में अपनी तरफ से लगाता है, अपनी जेब से लगाता है, वो कैपिटल है। तो
ऑनर, अच्छा कैपिटल किस रूप में लगा सकते हैं? कैश के रूप में लगा सकते हैं और किसी अदर असेट के रूप में लगा सकते हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि कैसे। तो ऑनर ने बिजनेस में कैश लगाया 20 लाख रुपीस, ये कैपिटल है। अब क्या बिजनेस में एक एसी भी लगाना था, ओके, और बिजनेस में कुछ फर्नीचर भी चाहिए था। क्या चाहिए था? बिजनेस में हमें एसी लगवाना है और कुछ फर्नीचर की जरूरत है, सोफा सेट वगैरह है, कुछ और चेयर्स वगैरह हैं क्लाइंट्स वगैरह के बैठने के लिए, कस्टमर्स वगैरह के बैठने के लिए। सो हमें कुछ फिक्स्ड असेट की जरूरत है। किस किस फिक्स्ड असेट की जरूरत है? कि हमें एक एसी चाहिए, ओके, है ना, एक हमें कंप्यूटर चाहिए बिलिंग वगैरह के लिए, अकाउंटिंग वगैरह के लिए, है ना, और एक हमें कुछ फर्नीचर चाहिए इन टर्म्स ऑफ सोफा सेट, इन टर्म्स ऑफ चेयर्स, इन टर्म्स ऑफ टेबल्स, एटसेट्रा। ओके, सो आई हैव टू ऑप्शंस, either I can purchase it from the market or I can bring it from my home। मैं अपने घर से भी लाके लगा सकता हूँ। तो मार्केट से अगर परचेज करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, पैसा खर्च होगा। मेरे घर पे मान लो किसी ने मुझे, मेरे घर पे कोई रूम है और उसमें एक्स्ट्रा एसी लगा हुआ है। एक्स्ट्रा एसी का मतलब कोई साइड में कोई रूम है जिसमें एसी लगा हुआ है और वो रूम ज्यादा यूज नहीं होता है, यूटिलाइज नहीं होता है ना, तो वहाँ एसी वैसे फालतू ही लगा हुआ है। मेरे घर पे कोई कंप्यूटर है जो स्पेयर पड़ा हुआ है, आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मैंने लैपटॉप्स वगैरह ले लिए, है ना, तो वो जो मेरा पीसी है वो जनरली ऐसे स्पेयर पड़ा हुआ है। फर्नीचर कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा है, भैया वगैरह की शादी में इन्होंने जो गिफ्ट दे दिया था फर्नीचर वगैरह, तो वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब मैं मार्केट से खरीदने के बजाय अपने घर से, अब ध्यान से समझना, अपने घर से बिजनेस में एसी लेके आ जाता हूँ। कहाँ से? घर से, है ना। एसी मान लो ये 50,000 का है, अपने घर से मैं कंप्यूटर लेके आ गया और अपने घर से जो स्पेयर फर्नीचर पड़ा था, मैंने कहा अभी क्यों पैसा खराब करना, घर पे जो एक्स्ट्रा फर्नीचर है वो अभी बिजनेस में काम में आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा सोफा सेट था, मैं ले गया। तो ऐसे करके कंप्यूटर और फर्नीचर और ये ओवरऑल मिला के, सॉरी 1 सेकेंड, ओके। सो मैं आपको बता रहा था कि ऑनर ने बिजनेस में 20 लाख रुपीस लगाए, ये कैश के रूप में लगाया, और ऑनर अपने घर से कुछ एसेट लेके आ गया, कहां पर? बिजनेस में। तो इसको भी हम कैपिटल का ही पार्ट मानते हैं। यानी बिजनेस के अंदर एसेट्स जो है हम दो तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसमें कैश के रूप में लगाओगे, बिजनेस में जो कैपिटल है ना वो हम दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैश, या तो कैश के रूप में लगाओगे या अपने घर से आप एसेट लाकर लगा दोगे। क्या एसेट्स ला सकते हैं? अगर आपके पास फर्नीचर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, आप फर्नीचर ला के बिजनेस में लगा सकते हो। आपके पास कंप्यूटर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, आप कंप्यूटर ला सकते हो घर से। कोई एसी वगैरह है वो आप ला सकते हो। और जो हमने बिजनेस में टोटल वैल्यू इन्वेस्ट करी है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ऊपर कि 20 लाख हमने कैश लगाया था, है ना, कितना? 20 लाख तो हमने कैश लगाया, और 20 लाख के अलावा हम कुछ एसेट्स भी घर से लाए थे। क्या क्या? एसी लेके आए थे, कंप्यूटर लेके आए थे, एक्स्ट्रा जो फर्नीचर था वो लेके आए, और इसकी वैल्यूएशन टोटल मिला के हम 1 लाख ले लेते हैं। तो कुल मिला के हमारे बिजनेस की कैपिटल कितनी होगी? 21 लाख, बिकॉज द ऑनर इन्वेस्टेड टोटल वैल्यू इनटू द बिजनेस comes to rupees 21 lakh। ओके, दिस इज कॉल्ड द कैपिटल, इसको कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल क्या चीज है? कैपिटल वो अमाउंट है जो ऑनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, और ये किस रूप में इन्वेस्ट कर सकता है? ये कैश के रूप में या एसेट के रूप में। समझ में आ रहा है बात? सो ऑनर बिजनेस में जो कुछ भी लगाता है दैट इज ऑल कैपिटल। ऑनर अगर बिजनेस में कैश लगा रहा है घर से लाके अपनी तरफ से, वो कैपिटल है। ऑनर अगर बिजनेस में कुछ एसेट्स लेके आ रहा है, लाइक घर से वो एसी ला सकता है, फैंस वगैरह ला सकता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा हो तो, कंप्यूटर वगैरह एक्स्ट्रा है तो ला सकता है, कोई फर्नीचर वगैरह ला सकता है ना। तो इनकी टोटल जो वैल्यू इसने इसमें बिजनेस में इन्वेस्ट करी है, लगाई है, उस टोटल वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल। So finally we can say that capital is the amount
और वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब कोई एसेट भी लाके लगाई है उसकी वैल्यू। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, और वैल्यू ऑफ एसेट इन्वेस्टेड एम्प्लॉयड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज नॉन एज कैपिटल। तो कैपिटल क्या चीज है? कैपिटल वो मनी है जो ऑनर ने बिजनेस में लगाया है, और वो टोटल एसेट्स की वैल्यू है जो ऑनर ने बिजनेस के अंदर, ऑनर बिजनेस के अंदर लेके आया है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड इन टर्म ऑफ कैश, कैश के रूप में लगा सकते हो, बैंक बैलेंस के रूप में लगा सकते हो, और इन टर्म्स ऑफ अदर एसेट्स। आगे क्लियर? चलिए तो कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी क्यों कहते हैं, अब हम इस सो फाइनली हम समझ गए कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो अमाउंट है जो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, या ऑनर बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स घर से लाके लगा रहा है, बिजनेस के पैसे से नहीं खरीदेंगे, बिजनेस के पैसे से खरीदेंगे तो वो तो सेम ही रहा अमाउंट, ठीक है। तो ऑनर बिजनेस शुरू करते वक्त क्या क्या लगा सकता है? सर इसमें कैश लगा सकता है, और अपने घर से कुछ एसेट्स लाके लगा सकता है, जैसे कोई एसी लेके आ गया, फर्नीचर लेके आ गया, कंप्यूटर लेके आ गया, तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो भी कैपिटल में ही इंक्लूड होती है, उसको भी कैपिटल ही बोलते हैं। जैसे मान लो टोटल मिला के ये जो चीज़ें लाया है घर से, वो मान लो 1 लाख रुपीज़ की है, तो अभी जो प्रेजेंट एग्जांपल है स्क्रीन के ऊपर, ऑनर ने 10 लाख रुपीज़ का तो अमाउंट लगाया, और घर से कुछ वो एसेट्स लेके आ गया, कितने रुपए की? 1 लाख रुपीज़ की। तो टोटल कैपिटल का अमाउंट कितना हुआ? ईयर 11 लाख इज टोटल कैपिटल। सो नाउ वी कैन से दैट कैपिटल किस किस रूप में लगा सकते हैं? कैश के रूप में, और घर से लाके किसी अदर एसेट के रूप में, है ना, ये कैपिटल होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द एग्जाम कैपिटल जो है इंटरनल लायबिलिटी क्यों है बिजनेस के लिए, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्यों है और इंटरनल लायबिलिटी क्यों है। पहली बात तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी कैसे बनी है, और फिर इंटरनल कैसे है, तो इसको हम समझते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कि कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी किस तरह से है, ठीक है। सो कैपिटल इज एन internal liability according to the business entity concept, or we can say business entity assumption। कैपिटल को हम बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो हम अगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी क्यों है। तो इसे समझने के लिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। क्या है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ऑनर है, कौन है? जो ऑनर या प्रोपराइटर, आप कुछ भी कह सकते हो इसको, ऑनर या प्रोपराइटर, और जो आपका बिजनेस है, ओके, दोनों क्या है? सेपरेट है। ये मैंने बीच में एक दीवार खींच दी, दोनों क्या है? सेपरेट है। क्लियर है? गेटिंग माय पॉइंट? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस का मतलब बिजनेस, एंटिटी का मतलब यूनिट। तो बिजनेस एक सेपरेट यूनिट है, बिजनेस एक सेपरेट यूनिट है। आई मीन टू से बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग हैं। अब ये तो सर समझ नहीं आया, बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ठीक है, अगर बिजनेस है तो ऑनर तो होगा ही होगा, ऑनर के बिना बिजनेस कैसे हो सकता है, और ऑनर है तो किसी कोई बिजनेस तो होगा ही होगा, है ना। तो ये तो टू फोल्ड कॉन्सेप्ट है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई अगर मान लो दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, अलग हो ही नहीं सकते। ये तो ऑनर है तो बिजनेस तो होगा ही ना, और बिजनेस है तो ऑनर होगा ही। तो फिर इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप अकाउंटिंग करो तो ऑनर को और बिजनेस को अलग अलग मानना है। क्या मानना है? ऑनर को और बिजनेस को अलग अलग मानना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऑनर के जो पर्सनल एक्सपेंसेज है, पर्सनल एक्सपेंसेज इन द सेंस, है ना, ऑनर अगर टॉबैको यूज करता है, कंज्यूम करता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो ऑनर का अपना पर्सनल एक्सपेंसेज है,
वो बिजनेस की बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो इनकम और एक्सपेंसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, इनकम और एक्सपेंसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऑनर को और बिजनेस को सेपरेट रखना है। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो ऑनर के पर्सनल खर्चों को अलग रखेंगे और बिजनेस के पर्सनल खर्चों को अलग रखेंगे। अकाउंटिंग हम बिजनेस के लिए करते हैं, इसलिए बिजनेस की बुक्स के अंदर सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड, जो प्योरली बिजनेस को रन करने से रिलेटेड, बिजनेस को कंडक्ट करने से रिलेटेड, और जो फाइनली बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेज और इनकम है, सिर्फ उनको ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब हो गया कि हमारे जो भी हिसाब किताब के रजिस्टर्स वगैरह हैं उनके अंदर हम उसे लिखते हैं। ठीक है, ऑनर के पर्सनल खर्चों को हम बिजनेस के हिसाब किताब में मिक्स नहीं करते हैं। ये कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का सिंपल मीनिंग है कि जब भी आप अकाउंटिंग करो बिजनेस की, बिजनेस का जब भी हिसाब किताब लिखो, ठीक है, तो ऑनर के पर्सनल खर्चों को अलग रखना है ना। बिजनेस की बुक्स में, बिजनेस के रजिस्टर्स में, बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेज और इनकम्स ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसका क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि हमें एग्जैक्ट बिजनेस से रिलेटेड रिजल्ट्स पता चलेंगे। अगर हम ऑनर के पर्सनल खर्चों को भी इसमें मिक्स कर देंगे तो बिजनेस का जो प्रॉफिट आएगा वो तो मिक्स आएगा, उसमें पता ही नहीं है कि बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ है ना। तो बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए हमें बिजनेस की बुक्स में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेज और इनकम को ही लिखना चाहिए। उसके अंदर ऑनर के घरेलू खर्चों को, ऑनर के पर्सनल एक्सपेंसेज को, ऑनर के डोमेस्टिक एक्सपेंसेज को, ऑनर के प्राइवेट एक्सपेंसेज को इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ताकि हम एग्जैक्ट बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकें, जज कर सकें। यह है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और ऐसा सिर्फ हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मानते हैं। चाहे हम किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, हमें यह हमेशा याद रखना है कि while doing the accounting, at the time of doing the accounting, business and honor both are separate, दोनों अलग अलग हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जब भी हम बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे तो ऑनर को अलग मानो और बिजनेस को अलग मानो, सिर्फ अकाउंटिंग करते वक्त। ऐसा क्यों, ताकि ऑनर के पर्सनल खर्चे बिजनेस के हिसाब किताब में मिक्स नहीं हो सके, बस इसी कारण। ठीक है, तो ये कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो फाइनली बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का आंसर क्या है कि बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। जो बिजनेस है आपका ये अलग है और ऑनर अलग है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का आंसर बिजनेस से ही शुरू हो रहा है, देखो, बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। ओके, दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर है। और ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस के लिए वो प्योरली बिजनेस से रिलेटेड हो, हमें बिजनेस से रिलेटेड एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस का पता चले, बिजनेस से रिलेटेड एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले, उसमें ऑनर का कोई भी पर्सनल खर्चा मिक्स नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑनर टोबैको कंज्यूम करता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है ना, वो वाइन पीता है, गुटखे खाता है, उसका खर्चा, उसका महीने का अगर 10,000 रुपए का होता है तो वो खर्चा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हिसाब किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऑनर को अलग रखना। ऑनर को अलग रखने का मतलब ऑनर के पर्सनल खर्चों को अलग रखने से है। ठीक है, तो ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब। क्लियर है। तो क्या है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। और इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि हिसाब किताब लिखते वक्त ऑनर के पर्सनल खर्चों को बिजनेस के अंदर मिक्स मत करना, बिजनेस के खर्चों में मिक्स मत करना, बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड मत करना। बिजनेस की बुक्स में सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेज और इनकम ही रिकॉर्ड करनी चाहिए, ताकि बिजनेस की एग्जैक्ट परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट कर सकें और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन कर सकें। दैट्स इट। तो ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नाउ अब कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी क्यों है ये समझते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस है वो सेपरेट है। क्या है, वो सेपरेट है, किससे, ऑनर से।
ओके, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कहने का मतलब कि बिजनेस के हिसाब किताब अलग और ऑनर के पर्सनल हिसाब किताब अलग रखो, है ना। बिजनेस की बुक्स में सिर्फ बिजनेस के ही खर्चे और इनकम लिखनी है ना, ताकि सही प्रॉफिट और लॉस और सही फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन कर सके। क्लियर? अब मेरी बात समझना, क्योंकि बिजनेस अपने आप को अलग मान रहा है, ओके, तो बिजनेस में पैसा कौन लगाता है? ऑनर। कौन लगाता है? ऑनर लगाता है। ऑनर ने बिजनेस में 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे। कितने? 20 लाख रुपीज। ये 20 लाख किसने इन्वेस्ट करे? ऑनर ने। जैसे ऑनर ने बिजनेस में कैश लगाया 20 लाख रुपीज, ओके। ऑनर जो इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सर हम कहते हैं कैपिटल। क्लियर है? ध्यान से समझना। अब यहां पर ये बताओ, बिजनेस अपने आप को अलग मान रहा है ना, तो जब हम किसी को अलग मानते हैं तो हमारे बीच में हिसाब किताब होता है या नहीं होता है? होता है सर, बिल्कुल होता है ना। हम अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को अपने आप से अलग नहीं मानते, इसलिए कभी हमारे बीच में हिसाब किताब नहीं होता है। कभी वो हमें मंथ के एंड में बिल नहीं पकड़ाते हैं कि बेटा तुम्हारे एजुकेशन का, तुम्हारी ट्यूशन फीस का और तुम्हारे स्कूल का, है ना, और तुम्हारे रहने खाने का, अकोमोडेशन का टोटल मिला के इतना एक्सपेंसेज है एंड नाउ यू विल हैव टू पे दिस। ऐसा नहीं कहते ना, नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमारी सेपरेट एंटिटी नहीं है, हम एक ही यूनिट है, घर वाले और हम एक ही परिवार है। क्लियर है? घर में कार्ड भी आता तो अलग अलग नाम से नहीं आता है ना, वो एक ही नाम से आता है कि विद फैमिली, है ना, कि मतलब सब लोग इसमें आ गए, क्योंकि हम एक यूनिट है। लेकिन यहां बिजनेस खुद को अलग मान रहा है। अब बिजनेस अगर खुद को अलग मान रहा है तो ऑनर कहता है अच्छा बेटा मुझसे ही तो पैसे ले रहा है और अब मुझे आंखें दिखा रहा है कि मैं अलग हूं तो मेरा पैसा वापस लौटा। तो बिजनेस कहता है ले ले तेरा पैसा वापस, लेकिन मैं तो बंद हो जाऊंगा फिर। तो ऑनर कहता है कि अच्छा अच्छा रहने दे तेरा ये पैसा मुझे वापस मत लौटा, लेकिन मैं लूंगा जरूर तेरे से। बिजनेस कहता है कब लेगा? जब तू बंद होगा। तो जब बिजनेस बंद होगा तो बताओ बिजनेस ने ऑनर से कितना पैसा लिया? 20 लाख। तो जितना लिया है प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट करने के बाद ये पैसा वापस किसको लौटाया जाएगा? ऑनर को लौटाया जाएगा जब हम बिजनेस बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है? तो जो पैसा हम लौटाते हैं किसी को वो क्या होता है हमारे लिए? लाइबिलिटी होता है। जो पैसा हमें फ्यूचर में पे करना है किसी को वो क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। तो इन द सिमिलरली बिजनेस एक अलग यूनिट है, तो बिजनेस ने ऑनर से कितने रुपए लिए हैं? बिजनेस ने ऑनर से लिए हैं 20 लाख रुपीज। तो बिजनेस ऑनर को बिजनेस जब बंद होगा तो ऑनर को वापस कितने रुपए लौटाने के लिए लायबल है? सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस ऑनर को भुगतना सर 20 लाख रुपीज। क्लियर है? तो ये पैसा बिजनेस को वापस लौटाना है किसको? ऑनर को। इसलिए बिजनेस के लिए क्या है? ये जो कैपिटल है, ये जो 20 लाख रुपीज ऑनर ने लौटाए हैं, ऑनर ने लगाए हैं बिजनेस में, ये बिजनेस को वापस लौटाना है। इसलिए ये पैसा जो कैपिटल है ये बिजनेस वापस लौटाएगा ऑनर को। कब? जब बिजनेस बंद होगा। इसलिए ये लायबिलिटी है। और क्योंकि ये किसको लौटाना है? ये ऑनर को लौटाना है सर। और ऑनर कौन होता है? इंटरनल पार्टी होता है बिजनेस के लिए। ठीक है? उसका बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, उसका बिजनेस के अंदर डायरेक्ट इंसेंटिव होता है। ठीक है? वो जितना भी हार्ड वर्क करेगा उसका बेनिफिट सीधा उसको होगा। तो ऑनर जो है इंटरनल पार्टी माना जाता है। इसलिए ये पैसा जो ऑनर ने बिजनेस को दिया है, बिजनेस ने ये पैसा किससे लिया? ऑनर से। तो ये वापस किसको लौटाया जाएगा? ऑनर को। कब? जब बिजनेस बंद होगा तब। ठीक है? तो बिजनेस के लिए क्योंकि ये पैसा लौटाना है किसको? ऑनर को, इसलिए ये पैसा लायबिलिटी है। और ये किसको लौटाना है? ऑनर को लौटाना। ऑनर कौन सी पार्टी? इंटरनल पार्टी बिजनेस के लिए, इसलिए इंटरनल लायबिलिटी है। क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट एग्जांपल से ये और क्लियर हो जाएगा। अभी फटाफट से देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं इसको और क्लियर कर दूंगा। ओके, तो अब इसको समझते हैं अपन अच्छे से। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देखो अच्छे से क्या है। एक सेकेंड, दिख रहा आपको? अब यहां समझना। अब हम समझते हैं इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी को। ओके, बिजनेस में पैसा कहां से आता है? सर सबसे पहले तो ऑनर से आता है। ओ सॉरी, वेट। बिजनेस में पैसा कहां से आता है? सर सबसे पहले तो एट फर्स्ट ऑनर से आता है। कहां से आता है? ऑनर से। क्लियर है? ऑनर बिजनेस में जो मनी लगाता है, जैसे 20 लाख रुपीज ऑनर ने लगाया, तो ये 20 लाख रुपीज क्या हुआ? कैपिटल। ऑनर अपनी जेब से खुद की तरफ से जो पैसा लगाता ना वही कैपिटल होता है। किसी और से उधार लेके अगर लगाया तो वो कैपिटल का पार्ट नहीं होता। जो वो अपनी पॉकेट से लगाएगा, खुद की जेब से लगाएगा, उसी को कैपिटल मानेंगे। ठीक है? वो चाहे कैश के रूप में लगाए
चाहे घर से कोई दूसरी असेट वगैरह लाके लगा दे तो उसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं और उसको उस कैश में जोड़ देते हैं, टोटल कितना वैल्यू उसने बिजनेस में इन्वेस्ट करी, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस में कह रहा था, बिजनेस में फंड कहां से आता है? फंड दो जगह से आता है। सबसे पहले तो ऑनर से आता है सर, ऑनर से पैसा लेता है बिजनेस, जैसे 20 लाख रुपए लिए, ये कैपिटल हो गया, क्लियर है। और फिर अगर कम पड़े तो हम बैंक से उधार ले लेते हैं, किसी और से उधार ले लेते हैं। तो अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक से उधार ले लिया, कितना बैंक से लोन ले लिया? तो बैंक से लोन ले लिया हमने 10 लाख रुपीस का। कितना लोन ले लिया? 10 लाख रुपीस, समझ रहे हो? हमने बैंक से लोन ले लिया कितना? 10 लाख रुपीस, क्लियर है। टोटल वैल्यू इन्वेस्ट हो गई बिजनेस के अंदर? सर टोटल वैल्यू जो इन्वेस्ट हुई है बिजनेस में वो 30 लाख हुई है। ऑनर से कितना पैसा आया? 20 लाख। बैंक से एज ए लोन कितना पैसा आया? 10 लाख। अब ध्यान से समझना यहां पे, तो बिजनेस के अंदर जो टोटल 30 लाख रुपीस का फंड इकट्ठा हुआ है, बिजनेस ने ये फंड किससे लिया है? ध्यान से समझना, अब इंटरनल और एक्सटर्नल क्लियर है। किससे लिया है सर? ऑनर से लिया है। और किससे लिया सर? बैंक से लिया है 10 लाख रुपए। तो जो ऑनर से लिया है वो ऑनर को लौटाया जाएगा, और जो बैंक से लिया है वो पैसा बैंक को लौटाया जाएगा। जो पैसा ऑनर से लिया है, बिजनेस ने जो पैसा ऑनर से लिया है, या बिजनेस में जो पैसा ऑनर से आया है, एक ही बात है। तो बिजनेस ने जो पैसा ऑनर से लिया है वो ऑनर को लौटाया जाएगा, और बीइंग ये पैसा लौटाया जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज लायबिलिटी। और क्योंकि ये ऑनर को लौटाया जाएगा, ऑनर इज द इंटरनल पार्टी, दैट्स व्हाई इट इज इंटरनल लायबिलिटी, है ना। तो ऑनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, ये पैसा बिजनेस वापस ऑनर को लौटाएगा। इसलिए कैपिटल जो होता है, जो पैसा ऑनर ने लगाया उसको कैपिटल ही तो बोलते हैं। तो कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है, क्योंकि ये पैसा वापस ऑनर को लौटाया जाएगा। और ये 10 लाख रुपए बिजनेस ने किससे लिए? बैंक से लिए एज ए लोन। मीडिएटर तो ऑनर ही है, ऑनर ही लेके आया था, लेकिन एक्चुअली पैसा है किसका? बैंक का पैसा है। तो ये वापस किसके पास जाएगा? ये वापस किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा। तो ये पैसा वापस बैंक को लौटाना, और बैंक एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है? बिल्कुल एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है, आउटसाइडर पार्टी है। तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया, बैंक लोन 10 लाख रुपए। अब आगे समझ में इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है। और इसको बेटर वे में समझो। ऑनर ने बिजनेस में, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऑनर ने बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट करे? फटाफट से बोलो सर। 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे, क्लियर है। ऑनर ने बिजनेस में कितने लाख रुपीज इन्वेस्ट किए? सर 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं टोटल मिला के। वेट एक सेकंड में बताता हूं। ओके, तो अभी आपके सामने जो प्रेजेंट एग्जांपल है, फटाफट से समझना। इस प्रेजेंट एग्जांपल में क्या है कि बिजनेस जो है, बिजनेस ने दो जगह से पैसा लिया है। कुछ पैसा तो ऑनर से लिया है जो कैपिटल है, और कुछ पैसा बैंक से लिया है 10 लाख रुपए जो लोन है, क्लियर है। अब मान लो बिजनेस 1 महीने बाद ही बंद हो जाता है, और ऑनर ने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस बंद करना है। तो बिजनेस में टोटल कितने रुपए हैं? फटाफट से बोलो सर। टोटल 30 लाख है, देख रहे हो, टोटल 30 लाख। इस 30 लाख में से आप मुझे बताना, इस 30 लाख में से ऑनर ने कितना पैसा लगाया? सर 20 लाख लगाया, ये रहा कैपिटल, ये कैपिटल, ठीक है। और बैंक से कितने रुपए लिए? 10 लाख लोन के। क्या 1 महीने बाद अगर बिजनेस बंद होता तो ऑनर ये 30 लाख रुपए घर ले जा सकता है? नहीं सर, वो बिल्कुल भी 30 लाख रुपए घर नहीं ले जा सकता। क्यों? वो वही पैसा घर ले जा सकता जो उसका खुद का है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने ऑनर से 10 लाख, सॉरी, बिजनेस ने ऑनर से 20 लाख लिए हैं, और बैंक से लिए हैं 10 लाख एज ए लोन। और अगर 20 दिन बाद, 30 दिन बाद अगर बिजनेस बंद करना पड़ता है, तो जो पैसा जिससे लिया है वो पैसा उसी को लौटाना है। तो सपोज हम 1 महीने बाद अगर बिजनेस बंद करते हैं, तो ऑनर से कितना पैसा लिया था? 20 लाख कैपिटल के तौर पे। वो पैसा वापस किसको लौटाया जाएगा? ऑनर को। दैट्स व्हाई इंटरनल लायबिलिटी। बैंक से कितना पैसा लिया था? ये आपके सामने 10 लाख, तो ये वापस किसको लौटाया जाएगा? बैंक को। दैट्स व्हाई एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर है? तो ये है। तो लायबिलिटी दो तरह की होती है, इंटरनल लायबिलिटी विच इज पेएबल टुवर्ड्स द ऑनर, जो हमें ऑनर को पे करना है। और ये कौन सा पैसा पे करना है? जो ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, लगाया है, जो क्या होता है? कैपिटल होता है। दैट्स व्हाई कैपिटल इज द इंटरनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ओके। और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी इज दैट अमाउंट विच इज पेएबल बाय द बिजनेस टू द
एक्सटर्नल पार्टी और आउटसाइडर। अब हम कंप्लीट लायबिलिटी पार्ट को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जिसमें पूरा क्लियर हो जाएगा इंटरनल, एक्सटर्नल और फिर एक्सटर्नल के फर्दर दो पार्ट्स कौन कौन से, नॉन करंट और करंट। ओके, अब समझते हैं इसको डायग्राम से। लेट्स अज्यूम ये हमारा बिजनेस है, क्लियर है, ये हमारा बिजनेस। ओके, ध्यान से समझो। और ये ऑनर है, ये कौन है, ऑनर, और वी कैन से प्रोप्राइटर। ओके, एक और पार्टी है हमारे पास, बैंक। कौन है, बैंक। बैंक में हम ले लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज हम उसी से डील करते हैं ज़्यादातर, तो ठीक है हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लिया। कोई भी ले सकते हो आप बैंक, ऐसा कुछ नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और एक पर्सन और है, वो है हमारा सप्लायर। कौन है हमारा सप्लायर, जो हमें गुड्स या माल उधार देता है, गुड्स या माल उधार देता है। क्लियर है। तो आपको स्क्रीन पे एक तो बिजनेस नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल सर। एक ऑनर नजर आ रहा है इधर, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नजर आ रहा है बैंक, और एक सप्लायर नजर आ रहा है। ऑनर बताओ फटाफट से, ऑनर किस में आता है, ऑनर सर इंटरनल पार्टी में आता है बिजनेस के लिए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये सप्लायर जो है हमें जिससे माल खरीदते हैं, जिससे हम गुड्स खरीदते हैं, वो एक्सटर्नल पार्टीज में आता है। ध्यान से समझ रहे हो, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सो बेसिकली अब यहां ध्यान से देखना, ऑनर ने बिजनेस में 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। कितने, 20 लाख। और ऑनर बिजनेस में जो पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, वो क्या होता है, कैपिटल। तो बिजनेस ने ऑनर से क्या लिया, कैपिटल लिया। ओके, फर्स्ट पॉइंट। बिजनेस ने बैंक से पैसा भी उधार लिया, लोन। तो सेकंड पॉइंट, बिजनेस ने बैंक से क्या लिया, सर बैंक से भी 10 लाख रुपीज लिया है, वो लोन है। ओके, क्लियर। और सप्लायर से क्या लिया, सप्लायर से स्टॉक उधार लिया है। पॉइंट नंबर थर्ड, क्या उधार लिया है, स्टॉक, या गुड्स बोल दो, बेटर टू से। अभी मैं आपको गुड्स का नहीं पता तो मैं स्टॉक बोल देता हूं, गुड्स, ठीक है। कितने रुपीस का, ये मान लो 2 लाख रुपीस का गुड्स उधार लिया है। ओके, अब टोटल मिला के मुझे बताना, बिजनेस ने इधर 3 पार्टीज है, पार्टी नंबर फर्स्ट, पार्टी नंबर सेकंड, पार्टी नंबर थर्ड। इन तीनों पार्टीज से बिजनेस ने क्या क्या लिया, जो लिया है वही वापस लौटाना है ना। तो सप्लायर से इसने गुड्स उधार लिया, और वो भी किस पे, क्रेडिट बेसिस पे। क्रेडिट बेसिस का मतलब, क्रेडिट बेसिस का मतलब उधार पर। तो जो गुड्स खरीदा है वो कैसे खरीदा, उधार खरीदा है, समझ रहे हो। तो बिजनेस ने ऑनर से क्या लिया, सर 20 लाख रुपीस की कैपिटल। तो ये पैसा वापस किसको लौटाना है, जिससे लिया है उसी को लौटाना है, तो ऑनर को लौटाना है, इसलिए ये हो गया इंटरनल लायबिलिटी। मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। ये जो 10 लाख रुपए लिए हैं, ये किससे लिए हैं, बैंक से। और ये जो स्टॉक लिया ये किससे लिया, सप्लायर से। ये बैंक और सप्लायर दोनों क्या हैं, दोनों एक्सटर्नल पार्टी हैं सर, दोनों क्या है, एक्सटर्नल पार्टी है हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। अब समझना, ये 10 लाख रुपए का लोन हमने 5 साल के लिए लिया है, दैट मीन्स वी हैव टू पे दिस आफ्टर 5 years. सो दिस अमाउंट 10 लाख इज पेएबल बाय द बिजनेस आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years टू द बैंक। सो ये बिजनेस के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है, लेकिन कौन सी, नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि इसका पेमेंट हमें साल भर बाद कभी भी करना है, इसलिए बिजनेस के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और हमारा जो सप्लायर है वो भी एक एक्सटर्नल पार्टी है, उससे हमने माल उधार लिया, उससे हमने स्टॉक उधार लिया, कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। यहां देखो कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का, दिख रहा आपको, 2 लाख रुपीस का। तो ये 2 लाख रुपीस जो है बेसिकली हमें क्या करना है, ये हमने माल उधार लिया होगा, तो प्रैक्टिकली 2-3 महीने के लिए उधार लिया होगा, तो ये पैसा हमें जल्दी ही लौटाना है सप्लायर को विद इन 12 months, इसलिए ये हमारे लिए क्या हुआ, करंट लायबिलिटी हुआ। तो बैंक और सप्लायर दोनों एक्सटर्नल पार्टी है, बैंक को पैसा हमें साल भर बाद लौटाना है, इसलिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है, लेकिन कौन सी वाली, नॉन करंट लायबिलिटी वाली, क्योंकि उसका साल भर बाद पेमेंट करना है। सप्लायर को या क्रेडिटर को जो पैसा हमें 2-3 महीने बाद लौटाना है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी तो है,
टुवर्ड्स सप्लायर, लेकिन वो एक्सटर्नल में कौन सी वाली है, करंट लायबिलिटी है, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स पेमेंट करना। तो एक्सटर्नल पार्टीज में भी दो कैटेगरी है, वो एक्सटर्नल पार्टी जिनको हमें जल्दी ही पैसा लौटाना है विद इन 12 मंथ्स, वो करंट लायबिलिटी है, और वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है ना जिसका पेमेंट हमें साल भर बाद कभी भी करना है आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, वो हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटी है। तो इस डायग्राम से आई थिंक काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको यूजफुल लगता है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।